चलो फिर लाइक शेयर करते रहना जैसे जैसे एंट्री होती जाए आपकी। ठीक, अगर हम बात करें तो बीएस ब्लूम ने क्या कहा और ये कैसे वर्क करती है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चीज पे अगर हम चलें, तीन एस्पेक्ट हैं, कैसे तीनों काम करते हैं, कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, क्या हाथ का मतलब हेड, हैंड और हार्ट की एजुकेशन की बात करेंगे, किसने कौन सा डोमेन दिया है उस पर बात करेंगे, है ना, किस डोमेन में क्या क्या चीजें आती हैं उस पर बात करेंगे। फिर कॉग्निटिव डोमेन को पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में समझेंगे। फिर अफेक्टिव और साइकोमोटर पे बात करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ तो कैसे नए और पुराने जो रिवीजन है इस टेक्सोनॉमी का उसमें अंतर क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, है ना। एक एक चीज क्लियरली समझेंगे शांति से, पेशेंस के साथ। एक एक जो आपका डोमेन है उसके अंदर एस्पेक्ट नॉलेज है तो क्या है, कौन से वर्ड्स नॉलेज में आते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक, कौन सा अंडरस्टैंडिंग में आता है, अंतर क्या है दोनों में, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो आपको चीजें जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। पेशेंस के साथ देखिएगा, मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हुए चलूंगी साथ के साथ, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसे शुभ काम में देरी कैसी है। हाँ हाँ, आज का सेशन वही होगा, ऐसे चैन से सोना है तो जाग जाइए वाला, है ना। खैर चलो आ जाते हैं यहाँ पे। बीएस ब्लूम जो हैं, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम कहते हैं, इन्होंने 1956 में यानी 1956 के अंदर एक टेक्सोनॉमी, एक वर्गीकरण लेकर के आए ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का, कि भाई हम जो सिखा रहे हैं वो बच्चा सीखेगा कैसे, उसके उसके दिमाग से जुड़े चीज, उसके दिल यानी उसकी फीलिंग्स से जुड़े, भाई कोई चीज जिसपे वो सोच पाए, कोई चीज जिसके बारे में वो कुछ फील कर पाए, कोई भी जो टॉपिक आप समझा रहे हैं। और अगर उसका फिजिकल एस्पेक्ट यानी उसकी बॉडी भी इन्वॉल्व हो जाए किसी भी तरह से, तो आप भूल नहीं सकते जिंदगी में चीज। तो इन्होंने कुछ ऐसी ही बात की। तो बेंजामिन सैमुअल ब्लूम की अगर हम बात करें तो 1956 में पहली बार ये जो आपकी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, ब्लूम का अधिगम का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में बात की अपने कुछ जो इनके साथ के सहयोगी थे उनके साथ। मेन नाम इसमें ब्लूम है, इसलिए नाम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पड़ गया। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज अ सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स। 3 हायरार्किकल मॉडल्स हैं इसमें। 3 कौन से अभी हम बात करेंगे। कॉग्निटिव, जो आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट, अफेक्टिव यानी इमोशंस से जुड़ा हुआ, पी फॉर साइकोमोटर। इन सब में हायरार्किकल बोला है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हायरार्किकल का मतलब है पदानुक्रमिक। दैट मीन्स कॉग्निटिव में कुछ 6 डोमेन है, अफेक्टिव में कुछ 5 हायरार्किकल नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में, कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता बढ़ती हुई। फिर साइकोमोटर में कुछ 6 लेवल्स हैं। तो ये 3 हायरार्किकल डोमेन्स दिए इन्होंने या मॉडल्स दिए, जिनमें कुछ 6 लेवल हैं कॉग्निटिव में यानी संज्ञानात्मक में, फिर 5 हैं अफेक्टिव में, देन आपका 6 है साइकोमोटर में, ठीक है जी। तो ये 3 हायरार्किकल मॉडल की इन्होंने बात की। यूज टू क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो हम शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, शैक्षिक अधिगम उद्देश्य। जो हम सीख रहे हैं उस सीखने के उद्देश्यों की, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने उसको क्लासिफाई किया लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में, यानी जटिलता के अनुसार इन्होंने क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया। द 3 लिस्ट्स कवर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव और सेंसरी डोमेन, या फिर साइकोमोटर या कोनेटिव भी कह देते हैं इसको। सीटेट के लिए बिल्कुल है, ऐसा कोई टीचिंग का एग्जाम नहीं है जहां ये ना पूछा जाता हो, इवन नेट तक के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है जी। इतनी बात में कोई दुख, तकलीफ, दर्द बाकी है यहां तक समझने में? ये हैं एकदम डूड लग रहे हैं डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इन तीनों एस्पेक्ट की बात करें, ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड करने वाली, क्लासिफाई करने वाली जो बात है, इसमें 3 हायरार्किकल मॉडल की बात हुई है। ये तीनों हैं आपके सामने। जो सर पे हम टोपी लगाते हैं जिसको कैप कह देते हैं इंग्लिश में, उससे आप याद रख सकते हो CAP, कैप, ठीक। C फॉर कॉग्निटिव डोमेन, A फॉर अफेक्टिव और P फॉर साइकोमोटर। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट भी है और ये कॉग्निटिव, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। थर्ड है साइकोमोटर, ठीक है जी, क्लियर है बात। अब ये कैसे कैसे हैं देखिए एक बार। कॉग्निटिव डोमेन जिसको हम C कह रहे हैं, इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष, क्लियर है बात। ये किससे जुड़ा हुआ है? हमारी मेंटल स्किल्स से, यानी हमारी मानसिक क्षमताओं से, यानी हमारी थिंकिंग से, थॉट से, हमारी थिंकिंग से, जिसमें भी हमारा दिमाग यूज होगा।
चाहे फिर वो थिंकिंग यानी चिंतन हो, चाहे वो फिर हमारी मेमोरी यानी कि हमारी स्मृति हो, कोई भी चीज जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है वो कॉग्निटिव डोमेन में आएगी, संज्ञानात्मक पक्ष में आएगी। हमारा नॉलेज को एक्वायर करना, उसको याद रखना, उसको समझना, उसको अप्लाई करना, ये सारी चीजें संज्ञानात्मक पक्ष में आती हैं, जिसके थ्रू आप नॉलेज को बिल्ड करते हैं, अपने दिमाग में समझते हैं, रीजनिंग करते हैं, परसेप्शन बिल्ड करते हैं, मेमोरी आपकी इसी में आती है, इमेजिनेशन आपका इसी में आता है। ये सारी चीजें मतलब आपकी थिंकिंग से रिलेटेड, मतलब आपके हेड से रिलेटेड, मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड, ये एक पक्ष है, हेड से रिलेटेड। वो 3H की बात सुनी होगी, गांधी जी भी करते थे, हेड, हैंड और हार्ट की शिक्षा, ये 3H की बात होती है ना, तो इसको जोड़ सकते हैं हम इससे। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो नेक्स्ट ये हुआ पहला CAP कैप का पहला C है ये, ठीक। सेकंड है आपका ए का मतलब क्या है यहां, अफेक्टिव डोमेन। याद रखिएगा ये इफेक्टिव नहीं है, यहां ई नहीं लिखा हुआ। अगर बात ई की होगी ना तो ई फॉर इफेक्टिव है प्रभावी, ये है अफेक्टिव, संवेगात्मक, आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ, आपकी फीलिंग्स से जुड़ा हुआ, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव डोमेन की, तो इसमें कुछ 6 लेवल्स हैं, 6 स्तर हैं हायरार्की में, उनको अभी एक एक करके हम समझेंगे, उन पे बाद में आएंगे। अफेक्टिव की यदि हम बात करें और कॉग्निटिव डोमेन में BS ब्लूम का काफी बड़ा योगदान है, इसके अलावा एंडरसन का, क्रैथवोल का भी योगदान है, लेकिन मेनली आप इस डोमेन के लिए ब्लूम को याद रखते हैं, ठीक। अलग अलग डोमेन में अलग अलग लोग ज्यादा प्रभावी रहे हैं ना। फिर है अफेक्टिव यानी संवेगात्मक पक्ष, क्या कहेंगे इसको, संवेगात्मक पक्ष। समझते जाइएगा एक एक करके, बाद में नोट्स बनाइएगा। संवेगात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन आपकी फीलिंग्स से, आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम कहें आपके हार्ट से जुड़ा हुआ है, आपके हार्ट से जुड़ा हुआ है। इमोशंस बोल दिया जाता है ना, मतलब दिल से जुड़ी हुए बात है, इमोशंस की बात है, फीलिंग्स की बात है, अगर तो हम दिल से जोड़ेंगे। यहां हमने दिमाग से जोड़ा था, हेड से, ठीक है बात। ऐसे जनरली लोग क्लासिफाई कर देते हैं, खैर ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होगी या नहीं पता नहीं, बट जनरली याद रखने के लिए अच्छा है कि कई बार हम जानते हैं कि जो नॉर्मल भारतवर्ष में घरों में पापा होते हैं वो थोड़ा ज्यादा दिमाग से डिसीजन ले लेते हैं, मतलब वो लॉजिकल हो जाते हैं। मतलब पापा को आप इमोशनली पागल नहीं बना सकते हो, है ना, आप उनको इमोशनली ज्यादा मतलब वो इमोशनल ब्लैकमेल कम काम करता है जनरली, वो लॉजिकल या प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं जनरली। वहीं मम्मी के केस में आप ये हार्ट वाला काम कर सकते हो, स्पेशली ये जो फ्रॉइड कहते हैं ऑपोजिट जेंडर में ज्यादा काम करता है, ऐसे लड़के जो है वो अपनी मम्मी को ज्यादा इमोशंस में ले आते हैं, तो मम्मी क्या है वो ज्यादा इमोशनल है ना, तो ये हार्ट से रिलेटेड है, अफेक्टिव डोमेन। तीसरा है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर है आपका किससे संबंधित, आपके हैंड से। साइकोमोटर को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे गत्यात्मक पक्ष, गत्यात्मक पक्ष, ठीक है। समझते रहिएगा, एग्जाम्पल्स को दिल पे मत लीजिएगा, समझिएगा बस। डोमेन का मतलब होता है पक्ष एक तरह से, ठीक है। गत्यात्मक पक्ष, गत्यात्मक का मतलब है जिसमें गति करनी पड़े, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं साइकोमोटर की, तो ये P है, थर्ड वाला डोमेन है ना। इसमें आपके 5 लेवल होते हैं अफेक्टिव में, कॉग्निटिव में 6 थे, और साइकोमोटर में अगेन 6 होंगे, ठीक। उन पे तो हम बाद में आएंगे। गत्यात्मक पक्ष किससे संबंधित है, आपके हैंड से। हैंड का मतलब है फिजिकल एस्पेक्ट से, आपकी बॉडी के एस्पेक्ट से, ठीक। अगर मैं बात करूं गत्यात्मक पक्ष की, तो इसमें आपके व्यवहार का करना पक्ष यानी डूइंग समथिंग, है ना, कुछ करना जो है वो इससे संबंधित है, फिजिकल एक्टिविटी या हैंड से ये संबंधित है, या एक और भाषा में हम कह सकते हैं एक्शंस से संबंधित है ना। आपने किसी चीज के बारे में जाना, समझा, ये सब संज्ञानात्मक पक्ष में आ गए, जिसका आपने, जिसमें दिमाग का प्रयोग किया। किसी चीज को आपने इमोशनली फील किया तो आपका हार्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। तीसरी चीज है साइकोमोटर, जब आपने वो चीज करके देखी, तो तीनों का जब मिश्रण होगा ना, तो आप जिंदगी में भूल नहीं सकते उस चीज को। ये तीनों क्या है, इंटर रिलेटेड है एक तरह से। अगर हमने तीनों एस्पेक्ट में जोड़ दिया लर्निंग को, तो मजा आ जाएगा फिर, है ना। रश के कमर वाला मजा नहीं, नॉर्मल ये वाला, ठीक। पीछे मार रही हूं मैं आजकल, क्लियर है बात। अगर हम बात करें, अगर हमने तीनों एस्पेक्ट्स में जोड़ दिया तो क्या होगा, तीनों एस्पेक्ट जो लर्निंग है तीनों से कनेक्टेड है, हमारे हेड से भी, हमारे हार्ट से भी, और हमारे हैंड से भी। मतलब व्यवहार का करना पक्ष अगर पूछे तो साइकोमोटर या गत्यात्मक, जिसको कोनेटिव भी कह देते हैं, CONATIVE, ये इसका ही नाम है,
ठीक, कोनेटिव पक्ष भी कह देते हैं। ठीक, अगर पूछे दिमाग से रिलेटेड, सोचने से रिलेटेड, मेंटल एस्पेक्ट या हेड से रिलेटेड, तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट, और अफेक्टिव यानी फीलिंग से, इमोशंस से, हार्ट से रिलेटेड है। बताइए एक बार, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? कोई समस्या, परेशानी, कोई दर्द, दुख, यहां तक की बात को समझने में हो तो बता दीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से बताइए, इतनी बात क्लियर है? भाई 3 चीजें हमने पढ़ी हैं, CAP, कैप, कैप में C जो है वो दिमाग से यानी हेड से रिलेटेड है, फिर अफेक्टिव जो है वो इमोशंस से, संवेगात्मक कह रहे हैं, और साइकोमोटर आपकी फिजिकल एस्पेक्ट से। कॉग्निटिव में क्या है, हेड का इस्तेमाल होगा, अफेक्टिव में हार्ट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये पापा मम्मी वाले एग्जांपल से याद रख लेना, सी जो कॉग्निटिव है वो पापा वाले पक्ष से याद रख लेना, अफेक्टिव हार्ट जो है वो इमोशंस से जोड़ सकते हो आप, और साइकोमोटर की यदि हम बात करें तो ये आपके हैंड यानी फिजिकल। मोटर का मतलब ही है, देखो यहां साइको समझ के ये मत समझना ये फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। जहां वर्ड मोटर आ जाए यानी गतिक यानी गति करना, वहां फिजिकल एस्पेक्ट शामिल होगा, निश्चित रूप से शामिल होगा। क्लियर है जी? आगे बढ़ जाएं, आपकी आज्ञा हो तो। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, वैसे खुद से लिखिएगा तब एकदम क्लियर होगा। जो इस चैप्टर के बहुत ही प्यारे नोट्स बनाएगा आज के सेशन को देख के, वो हमें मेल करे, और उनके लिए कुछ स्पेशल हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक, हैंड रिटन नोट्स प्यारे से बिल्कुल, जिसकी राइटिंग वाइटिंग अच्छी हो, और मेल कर देना फिर himanshi.edu10@gmail.com। चलिए, तो हमने अभी 3 एस्पेक्ट की बात की, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो बहुत आसानी से। 3 एस्पेक्ट कौन से थे? एक था संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, जो हमारे हेड से, हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, ये हमने देख लिया, या हमारे थिंकिंग प्रोसेस से संबंधित है। दूसरा है अफेक्टिव, ये हुआ फर्स्ट, जिसमें 6 डोमेन्स हैं, मतलब 6 लेवल्स हैं। अफेक्टिव है हमारे हार्ट से रिलेटेड। ठीक, हार्ट का मतलब इमोशंस से रिलेटेड, हमारे इमोशंस से रिलेटेड, और साइकोमोटर है हमारे गत्यात्मक पक्ष या हैंड से रिलेटेड, एक्टिविटी करने से रिलेटेड। ठीक है जी, इस साइकोमोटर को कोनेटिव डोमेन भी बोल देते थे, कोनेटिव डोमेन भी बोल देते थे। ये आपके इमोशंस से रिलेटेड है, फीलिंग से रिलेटेड है, ये वाला जो हार्ट वाला पक्ष है ना, दिल का इस्तेमाल आप फील करने के लिए कर रहे हैं ना आजकल की मूवीज में। कॉग्निटिव की अगर हम बात करें तो ये हमारे थिंकिंग एस्पेक्ट से संबंधित है। क्लियर है बात? है ना, ये डूइंग एस्पेक्ट से, अगर इसी भाषा में लिखना है तो इसको डूइंग एस्पेक्ट में डाल सकते हैं आप। कोई समस्या है यहां तक? हाँ, कोई कह रहा है ऐसे याद कर लो, दिमाग दिल के हाथ में है। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप पीजे किंग बनेंगे एक दिन, और क्वीन भी बन सकते हैं, आपका नाम नहीं पढ़ा मैंने। चले आगे, पीजे बोले तो पुअर जोक। आगे बढ़ते हैं, याद रख सकते हो वैसे, क्योंकि टीचिंग में बहुत सारी चीजें हम ऐसे पुअर जोक्स बना के याद रख लेते हैं। दिमाग दिल के हाथ में, वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर हम बात करें, हमने भी डिस्कस किया था कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। अब ये तीनों डोमेन्स हैं जो हमने अभी समझे हैं। अगर हम देखना चाहें यहाँ तो हमें क्लियरली दिख जाएगा, क्या दिखेगा क्लियरली? जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें ब्लूम ने, एंडरसन ने और कैथवोल ने काम किया है ना। यहाँ पे ब्लूम भी लिख लेना, इसमें लिखा नहीं हुआ है। ठीक, कॉग्निटिव डोमेन जिसमें 6 लेवल हैं, कितने टोटल? 6। अफेक्टिव यानी इमोशंस वाला, जिसमें 5 लेवल्स हैं, और इसमें क्रैथवोल इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्रैथवोल इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तो इसमें और भी लोगों ने काम किया है। इसमें याद रखिए ब्लूम, इसमें याद रखिए क्रैथवोल, अगर बात आ जाए इसको देने की। और साइकोमोटर जो थर्ड एस्पेक्ट है, जिसमें कितने हैं? अगेन 6 एस्पेक्ट हैं आपके, ये बाद में इसमें ऐड हो गए थे। ठीक है जी, ग्रेट। चलिए, तो इसमें डेव या फिर अनीता हार्लॉ की बात होती है, उन्होंने बाद में इसमें एडिशन किया था। क्लियर है बात? मैं ये आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। नेक्स्ट पे चलेंगे और समझेंगे कॉग्निटिव डोमेन को, बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझेंगे। जब बाकियों की बात आएगी तो बाकियों पे बात करेंगे। आज के लिए हम बात करें किसकी? कॉग्निटिव डोमेन सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक, कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या हुआ? संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञान का मतलब वही है कि हम अपनी नॉलेज को कैसे बिल्ड करते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। ठीक है जी, जिसमें हमारा थिंकिंग एस्पेक्ट जिससे जुड़ा हुआ है,
और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये हमारे हेड से संबंधित है, ठीक है। इसमें कितने लेवल्स हैं? 6 लेवल्स हैं टोटल। पहला लेवल क्या है? नॉलेज, जिसको ज्ञान कह देते हैं कई लोग। फिर सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन, यानी समझ, लिख सकते हो उसको साथ में। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग कह देते हैं। एनालिसिस बोले तो विश्लेषण। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है इवैल्यूएशन यानी जजमेंट। लेकिन ये कब की टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग है? 1956, 1956, ठीक, जब शायद मैं और आप नहीं जन्मे होंगे। 1956 में बीएस ब्लूम ने इसकी बात की। ब्लूम इस पक्ष के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1956 में। फिर इसको रिवाइज किया गया कब? इसको रिवाइज किया गया मनोज जी 2001 में, 2001 में। फिर क्या हुआ? ये सब आपको नाउन की फॉर्म में दिख रहे हैं, कहीं पे भी आईएनजी नहीं लगा हुआ। नॉलेज संज्ञा की फॉर्म में, संज्ञा के पक्ष में, आप जो भी आप कहेंगे। 2001 में इसको क्या किया गया? रिवाइज किया गया इस टैक्सोनॉमी को, और इन सब को वर्ब की फॉर्म में बदल दिया। नॉलेज को कर दिया उन्होंने रिमेंबरिंग, आईएनजी लग गया सब में, ठीक है। अब पहले हम इन 6 के 6 को समझेंगे है क्या कहानी। नॉलेज का मतलब होता है आपने कोई चीज अपने दिमाग में भर ली और अब आप उसको डिफाइन कर दें या रिकॉल कर पाए, है ना, वो हुआ नॉलेज। आपसे पूछा जाए कि किसी जो आपकी डेफिनेशन है नाउन की बताओ, आपने रट लिया, उसको भर लिया अपने दिमाग में किसी भी बेसिस पे, कोई नंबर है उसको याद कर लिया। आपको कह दिया गार्डन ने कितने बुद्धि के प्रकार दिए हैं, आपने कहा 8 प्रकार दिए हैं। आपको कुछ नहीं पता 8 प्रकार क्या है, बस आपको पता है 8 प्रकार दिए हैं, ठीक। मतलब आपको रिकॉल करना है, कुछ भरा आपने दिमाग में, उसको रिकॉल करना नॉलेज का एस्पेक्ट है। ये नॉलेज वो वाली नॉलेज नहीं है जिसको हम समझते हैं, ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ज्यादा है। फिर है कॉम्प्रिहेंशन, जब आप उस चीज को समझते हैं। यहां सिर्फ आपने रिसीव किया था एक तरह से, यहां आप उसको समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी इसको कहते हैं। एप्लीकेशन है जब आप उसका प्रयोग करते हैं। 2 + 2 4 सिखा दिए टीचर ने, या जोड़ घटाना गुणा भाग आ गए, जब आप उसको शॉप पर जाकर के अप्लाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन। फिर है एनालिसिस, जब आप चीजों को एनालाइज करते हैं, टुकड़ों में तोड़ करके देखते हैं किसी एक समस्या को, किसी एक जटिल चीज को। जैसे आप मान लीजिए सीटेट में फेल हुए या किसी एग्जाम में फेल हुए, अब आप उसको एनालाइज कर रहे हैं कि यार मैं फेल हुआ या हुई तो क्यों हुई, इस सब्जेक्ट में मुझे क्या नहीं आता था, क्वेश्चन कैसा आया था, मैं क्या बेहतर कर सकती थी, टाइम मैनेज क्यों नहीं हुआ। 1000 चीजें आप टुकड़ों में तोड़ के एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। मुश्किल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी आप एनालाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस बोले तो संश्लेषण, चीजों को जोड़ना, जोड़ करके कुछ नया क्रिएट करना। फिर है इवैल्यूएशन, जैसे आप कोई अपनी राइटिंग में आपने अपने ही थॉट लिखे हैं किसी एस्से में, वो सिंथेसिस है। लेकिन सिर्फ पॉल्यूशन पे एस्से लिख दो, वो एप्लीकेशन हुआ। लेकिन आपके ओरिजिनल जो विचार हैं उनको व्यक्त करना सिंथेसिस में आएगा। आपने कुछ नया क्रिएट किया, कोई नई किताब लिखी अपने दिमाग से। इवैल्यूएशन क्या है? आकलन या मूल्यांकन, आपका चीजों को जज करना। तो ये 1956 की टैक्सोनॉमी है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आज भी इसी से पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ 2001 के अंदर। 2001 में क्या हुआ समझते हैं। 2001 में, अब ये जो क्रैथवोल वगैरह मैं आपको नाम बता रही थी, उन लोगों ने भी मिलकर इसमें कुछ कुछ काम किया। इनिशियली ये ब्लूम ने दिया था। अगर हम बात करें तो ये ऐसे बदला, देख रहे हो ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते, ठीक। तो इतने भी ज्यादा नहीं बदले, खैर ये तो थोड़े से ही बदले। देखो एक बार, इतना क्लियर दिख रहा है ना सबको। चलिए अगर मैं बात करूं तो ये जो था आपका क्या, नॉलेज को नोइंग कह दिया गया, या फिर रिमेंबरिंग, याद रखना, ठीक। सब में आईएनजी की फॉर्म लग गई, जो नाउन से वर्ब बन गए ये सभी। सेकंड अंडरस्टैंडिंग, जो कि कॉम्प्रीहेंशन हुआ करता था, आपने अगर पुराने वाली समझ ली ना तो इसमें कुछ नहीं है, बस शब्दों का फेर है। नाउन टू वर्ब हो गया, अभी मैं समझा भी दूंगी। नाउन टू, जो लोग पहली बार देख रहे हैं ये मत सोचिएगा अरे पता नहीं क्या है, बस ये देखो कि जो भी स्लाइड में मैं समझा रही हूं क्या वो समझ में आ रहा है। और अगर आज आ रहा है तो ये मत सोचो पिछले वाला भूल गई या आगे वाला याद कैसे रहेगा, पहले समझ लो। और 2-4 बार वीडियो देखोगे, एक बार नोट्स बनाओगे,
अपने आप सेट हो जाएगा दिमाग में। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपने 5वीं क्लास से पढ़ा हो कि आपके दिमाग में एक ही बार में सेट हो जाएगा। आपको मल्टीपल रिवीजन देने पड़ेंगे और मेन फोकस होना चाहिए समझने पे, क्योंकि अगर आप रटने लग गए तो यहां आप फेल हो जाएंगे। देखिए, नाउन टू वर्ब की फॉर्म में ये चेंज हुआ। 1956 में संज्ञा की फॉर्म में लिखा हुआ था। जो नॉलेज है वो क्या संज्ञा है, जो नॉलेज एक वर्ड है जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं। 2001 में परिवर्तन हुआ और इसको वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया की फॉर्म में बना दिया गया। आईएनजी आपको लगा हुआ दिख रहा होगा हर एक लेवल पे। ये रिवीजन हुआ। भाई हर इंसान अपडेट होता है ना, अगर नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है फिर। अब आपने अगर अब से 2 साल पहले का मेरा वीडियो देखा होगा बीएस ब्लूम पे, तो वो अलग रहा होगा। जो आज आप देख रहे हैं उसमें परिवर्तन आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मैं भी तो अपडेट हो रही हूँ ना टाइम के साथ। अगर नहीं होंगी तो फिर कोई पॉइंट तो है नहीं जीने का, है ना। नहीं तो टीचर्स का हाल ये है कि एक बार 20 साल पहले जो पढ़ लिया था वही चल रहा है बस। वो थोड़ी प्रॉब्लम है, सबका नहीं है ऑब्वियसली। ठीक होना नहीं चाहिए हमें कायदे में, आपका नहीं होना चाहिए जब आप जाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं थर्ड की, तो ये है अप्लाइंग, अनुप्रयोग कह रहे हैं। एप्लीकेशन से अप्लाइंग कर दिया, मतलब वही है अभी भी। एनालाइजिंग यानी टुकड़ों में तोड़ के देखना किसी भी जटिल समस्या को, पहले एनालिसिस था। देन इवेल्युएटिंग यानी मूल्यांकन। आपको याद आ रहा होगा जब हमने 1956 वाली पढ़ी थी तो ये क्रिएटिंग नीचे था, यानी सिंथेसिस के नाम से था और ये 5वें लेवल पे था। जबकि इन्होंने 2001 में परिवर्तन कर दिया और इवेल्युएटिंग को नीचे ले आए और सिंथेसिस को ऊपर ले गए, क्रिएटिंग नाम कर दिया। क्योंकि सिंथेसिस का मतलब ये सब कुछ जोड़ के कुछ नया बनाना। जैसा कि मैंने कहा था, आपने अपनी कोई किताब लिखी, कोई नॉवल लिखी, कोई ऐसी स्टोरी लिखी जो किसी को नहीं, मतलब आपकी नई थी, खुद की ओरिजिनल थी, उसको क्रिएटिंग कहते हैं। तो क्रिएटिंग को हाईएस्ट पे डाला, इवेल्युएटिंग को सेकंड लास्ट पे ले आए। यही परिवर्तन है 1956 और 2001 की टेक्सोनॉमी में। ये 2 चीजें हैं परिवर्तन में। एक है नाउन टू वर्ब की फॉर्म में डालना और दूसरा है आपका इवेल्युएशन को सेकंड टॉप कर देना, टॉप से हटा करके। ठीक है जी, क्लियर बात है। आगे बढ़ जाएं हम जी। अब इनको एक एक करके समझेंगे, इनका मतलब क्या है और किससे कौन सा टर्म रिलेटेड है। जब मुश्किल क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनता है, नॉर्मली तो ऐसे बना देगा आसान सा। ठीक, अब आप दोनों देख लीजिए, हमने दोनों को समझ लिया मोटा मोटा। ठीक, अगर हम बात करें देखो, एक बार फालतू के कमेंट इतने करते हैं कई लोग, तो इसीलिए सीरियस पढ़ाई नहीं कर पाते हैं हम यहां पर। देखिए, अगर हम बात करें तो पहला लेवल था नॉलेज, डिफाइन करना, रिकॉल करना, कॉम्प्रिहेंशन, चीजों को समझना कि भाई गार्डनर ने कुछ 8 टाइप दिए हैं तो वो कौन से हैं, उनका मतलब क्या है, उसको समझना, कौन सी बुद्धि में क्या होता है। थर्ड है एप्लीकेशन, आप क्लासरूम में अप्लाई कर पाएं कि जो बच्चे हैं, कोई बच्चा है जिसमें नेचुरल इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो आप उसको समझ पाएं, किसी की भाषा में पकड़ है तो उसको समझ पाएं, या 2+2 4 को करके आपने देखा बच्चा अप्लाई कर पा रहा है। फिर है एनालिसिस, यानी चीज़ों को ब्रेक करके देखना, और सिंथेसिस जोड़ करके, और इवैल्यूएशन है जजमेंट या फिर मूल्यांकन करना, कोई चीज़ बेहतर हुई तो कितनी बेहतर हुई। ठीक, अगर हम बात करें, यह है 1956, ये है 2001 अपडेटेड वर्जन। ठीक, अगर हम बात करें यहां तो आपको ये ब्लू कलर नजर आ रहा होगा, सब कुछ सेम है, बस इस नॉलेज का नाम बदल करके नोइंग या रिमेंबरिंग कर दिया, अंडरस्टैंडिंग कर दिया, कॉम्प्रिहेंशन को मतलब सेम है, बस वर्ड बदल दिए 1-2। एप्लीकेशन को अप्लाइंग कर दिया, एनालिसिस को एनालाइजिंग कर दिया, क्योंकि नाउन से वर्ब बन गया। दिस वॉज नाउन फॉर्म, दिस इज वर्ब फॉर्म, क्रिया। ठीक, सिंथेसिस की जगह पर ये परिवर्तन यहां हुआ है, इवैल्यूएशन को यहां ले गए और क्रिएटिंग को यहां ले आए। ठीक है जी, तो इवैल्यूएटिंग को सेकंड लास्ट कर दिया कि मूल्यांकन या जज करने से ऊपर है कुछ नया क्रिएट करना, ऐसे याद रख सकते हो। ज्ञान, अवबोध, कौशल, संश्लेषण, विश्लेषण, बिल्कुल अगर इनको हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हो। कहां लिखा जाए, मैं लिख देती हूँ, लो यहां लिख देती हूँ। ज्ञान, अवबोध, एप्लीकेशन है अनुप्रयोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अनुप्रयोग, हिंदी में भी वही रहेगा, उसका मतलब हिंदी में नहीं बदलेगा। एनालिसिस का मतलब क्या है यहां, विश्लेषण, मुश्किल से मुश्किल, जटिल से जटिल चीज को तोड़ के देखना। सिंथेसिस का मतलब है संश्लेषण, जोड़ करके सब कुछ नया क्रिएट करना। देन इवैल्यूएशन का मतलब है मूल्यांकन। अगर पूछे पुरानी टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट कौन है, आप कहेंगे इवैल्यूएशन।
जो 2001 की टैक्सोनॉमी है उसके हिसाब से हाईएस्ट कौन है, तो आप कहेंगे क्रिएटिंग। ठीक, आपको सिंपली ऑप्शन देख के समझना है, ऑप्शन देख के खेलना है। अब आपको इमला तो बोला नहीं जाएगा, वो वाले पेपर तो रहे नहीं कि आप कुछ भी लिख के आएंगे। तो आसानी किस चीज में होगी, आप 4 ऑप्शन देखिए और समझिए, अगर वर्ब की फॉर्म में ऑप्शंस दिए हैं तो मतलब इस वाली टैक्सोनॉमी की बात हो रही है, और अगर नाउन की फॉर्म में ऑप्शंस दिए हैं तो पुरानी टैक्सोनॉमी की बात हो रही है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस लगाएंगे आप। लाइव क्लासेस चल रही हैं आयशा, रिकॉर्डेड देख लो, नहीं तो करियर विल बैच में बिल्कुल चल रही हैं, अच्छे से चल रही हैं, और है ना डिटेल्ड डिस्कशन चल रहा है। देखो एक बार, अभी करेंगे, एक एक की चर्चा करेंगे, ये मत सोचो अभी बात नहीं करेंगे, इन पे सबको समझेंगे। अभी तो मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया है आपको, आज मैं पूरे मूड में हूं डिस्कशन के, चाहे आप कितने एक्स्ट्रा कमेंट कर लो, आज पूरे डिटेल में समझा के ही दम लूंगी। क्लियर है जी, आगे बढ़े। चलिए, ये एक्शन वर्ड्स हैं एक तरह से, ये वर्ब की फॉर्म हो गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। देखिए, अब एक एक से शुरू करते हैं कि नॉलेज और इसका दूसरा नाम क्या है और इसका मतलब क्या है। पहला लेवल नॉलेज, ज्ञान या याद रखना कह लीजिए आप, स्मरण भी कह सकते हो अब तो इसको, ज्ञान। पहला लेवल कॉग्निटिव एस्पेक्ट, संज्ञानात्मक पक्ष का, ठीक है। बाकी एस्पेक्ट की बात करेंगे, जिसमें इतने सारे वर्ड आ जाते हैं, कई बार पेपर में दे देगा डिफाइन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, रिकॉग्नाइज, टेल, एक्सप्लेन, किससे संबंधित है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए, ये मुश्किल से मुश्किल पेपर जब बनाना होगा तब इनमें से वर्ड्स देगा, नहीं तो नॉर्मल केस में नहीं देता। ठीक, जब आपको डेटा रिकॉल करना है, किसी का नंबर आपने रटा हुआ है और आपको रिकॉल करना है, यही आएगा। कोई डेफिनेशन रटी हुई है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड इज नोन एज नाउन, बचपन से याद है, तो ये क्या है, डिफाइन में आएगा। ठीक, कोई चीज पहचाननी है, 4 MCQ दिए हैं, एक पहचानना है, नॉलेज का एस्पेक्ट है जी। अगर हम बात करें तो द एबिलिटी टू रिकॉल डेटा और इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी क्षमता जो सूचना है उसको रिकॉल करने की, पुनः स्मरण की क्षमता। आपको पता है, अभी जैसे मैं आपसे कई क्वेश्चन पूछ लेती हूं कि गार्डनर ने कितने बुद्धि के प्रकार दिए हैं, आप कहेंगे 8। किसका इस्तेमाल किया, नॉलेज का इस्तेमाल किया रिकॉल करने के लिए आपने, ठीक है। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन में क्या क्या है, ये अगर मैं पूछ लूं तो कि कितने स्टेप्स हैं, तो आप कहेंगे 8 हैं। अगेन 8 है कि 10 है, याद भी नहीं मुझे अब। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं पियाजे की थ्योरी में कितने स्टेजेस हैं, आप कहेंगे 4। ठीक, नाउन की डेफिनेशन पूछ लूं, आप कहेंगे तुरंत पढ़ 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 करके बता देंगे, ठीक है बात। तो ये क्या है, इवन जो आपने पहाड़े याद किए हुए हैं, जिनको हम टेबल्स कहते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, या 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ये क्या है, ये नॉलेज में ही है, आपने रिकॉल किया इस इंफॉर्मेशन को। आपको ये नहीं पता कि ये बना कैसे, ये टेबल फॉर्म कैसे हुए, ठीक है जी। तो रिकॉल या डिफाइन करने से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में पड़ी हुई है, जब उसको उगलना हो तो आप नॉलेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। फ्लेंडर में 10 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है जी। आगे बढ़ेंगे अब, देखिए अब इसमें कौन से वर्ड आएंगे, ये बिल्कुल क्या कहें इसको, अब रटना कह लीजिए या समझ के याद रखना कह लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। होने को तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, बट मैंने मेन ही रखे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए एक बार आपके सामने वर्ड है डिफाइन, ये लिखते जाइएगा साथ में। ये नॉलेज के अंदर फर्स्ट जो एस्पेक्ट है, नॉलेज या कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी नॉलेज या फिर रिमेंबरिंग, उससे रिलेटेड है नॉलेज या फिर रिमेंबरिंग। तो डिफाइन वर्ड अगर लिखा हुआ है तो किससे जुड़ा हुआ है, नॉलेज या फिर रिमेंबरिंग से। इसका दूसरा नाम रिमेंबरिंग हो जाएगा ना, अगर आप 2001 वाली टेक्सोनॉमी की बात करेंगे जहां वर्ब की फॉर्म आ रही है। दूसरा है आइडेंटिफाई, यानी पहचानना किसी चीज को, 4 ऑप्शन दिए हुए, एक पहचानना है। या बच्चे के सामने आपने चीजें रख दी, कौन सी काऊ है कौन सा एलिफेंट है, तो वो देख के बता देगा। इतनी बात क्लियर है। फिर है डिस्क्राइब करना, 4 शब्दों में कुछ लिखना है, कुछ है डिस्क्राइब करना, आपने याद किया हुआ था लिख दिया। रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानना। ये वर्ड्स तो आपको अगर याद रहेंगे तो मुश्किल क्वेश्चन जब बनते हैं तो आप मार नहीं खाएंगे। टेल यानी बताना किसी को कुछ, है ना। आपने बच्चे को टेबल याद करा दिए या कोई पोयम रटवा दी और आप कह रहे हैं कोई मेहमान आए तो बेटा बेटा बताना वाली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोयम सुनाओ, क्या है, यही इसी का हिस्सा है। एक्सप्लेन,
एक्सप्लेन, कई बार जरूरी नहीं है आप समझ करके एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको जो पता है आप वही रिसाइट, याद करना, मेमोराइज करना, चीजों को मेमोराइज करना। इलस्ट्रेट, आपने कोई डायग्राम बनाना सीखा, बना दिया, उसको कोट करना किसी को, आपने महापुरुषों के कोट याद रखे हुए हैं, या हम बात करते हैं कि जो स्किनर हैं वो कहते हैं, या थॉर्नडाइक कहते हैं भाई स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब डंडा हटाओ और बच्चा बिगड़ेगा। ये जो कोट है ये मैंने अपनी मेमोरी से आपके सामने बता दिया, कोट कर दिया, ऐसा तो नहीं है मैंने खुद बनाया हो, ये तो थॉर्नडाइक कह के चले गए वर्षों पहले। क्लियर है जी बात? आगे बढ़े, ये सारे वर्ड लिख लीजिएगा, इनको याद रखिएगा, रिवीजन करिएगा, ये नॉलेज के अंदर आएंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज कॉम्प्रिहेंशन, या समझना, या अवबोध भी इसको हम कह देते हैं। क्लियर है जी? हाँ, टाइम इज प्रेशियस, वेस्ट इट वाइजली, बिल्कुल, ये सब क्या है, कोट आपके नॉलेज एस्पेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें आपने इंफॉर्मेशन को भरा हुआ था और उगल दिया कहीं जाकर के पेपर में, है ना। अगर हम बात करें अगर हम बात करें, कोई कह रहा है आपने ये लेक्चर कहाँ से प्रिपेयर किया, सोर्स बताएं। पेपर में पेपर देने जाओगे कि पूछोगे कि हमने कहाँ से पढ़ा था, उसका सोर्स क्या था, है ना। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, अगर आप एजुकेशन की अच्छी किताबें निकालेंगे, चाहे वो आपकी एमएड की बुक्स हों, चाहे वो आपकी नेट के लिए जो लोग पढ़ते हैं, एजुकेशन में मास्टर्स जिन्होंने की हुई है, वो अगर आप डेटा निकाल के यूज कर सकते हैं, है ना। आप ब्लूम ने जिन पेपर्स की बात की हुई है, जैसे ये पब्लिश होती है रिसर्च, उसको आप यूज कर सकते हैं, इंटरनेट का आप सहारा ले सकते हैं, एनसीईआरटीज को आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है अवबोध, अपने एक्सपीरियंस का आप सहारा ले सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना मैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी खुद से बना दूंगी, अवबोध या समझ हम बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या है? कॉम्प्रिहेंशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ? समझना। अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को समझने की क्षमता या समझ लेना, के जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है किसकी? गार्डनर की। या अगर हम बात करें जो आपका, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, कोई भी एक आसान से आसान एग्जाम्पल मैं उठाने की कोशिश कर रही हूं, कि जब आपको ये समझ में आने लगे कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कैसे आया, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, समझ जाएंगे आप। जब आपने किसी थियोरी की चीजों को रट लिया और उसके स्टेप्स को समझ लिया, उसमें डिफरेंस है, जब बात समझने की आए। ठीक है, लिंग्विस्टिक वर्बल में भाषा की बात क्यों होती है, ये अगर आपने समझ लिया तो क्या कहलाएगा? कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग कहलाएगा। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है ये बात? कोई समस्या है इस बात को समझने में? ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। हाँ, यह एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आप बिल्कुल आसान एग्जाम्पल ले सकते हो, और जो हम बहुत बार डिस्कस भी करते हैं कि भाई सेंसरी मोटर स्टेज है प्याजे की, या फॉर एग्जाम्पल प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इनमें हमेशा मैं डिस्कस करती हूँ सेंसरी मोटर का मतलब क्या है, सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज, सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके बच्चा सीखेगा। तो आपकी समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या है, सेंसरी मोटर में करता क्या है बच्चा। सिंपल बात है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी? बेसिकली आपको जब समझ में आ जाए चीजें, आपने सिर्फ रटी नहीं हुई, आपको समझ में आ जाए। वो जो डेफिनेशन है नाउन की, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, अब आपने सिर्फ रटी नहीं हुई, आपको पता है कि नेम है किसका? पर्सन का। पर्सन कौन है? कोई एक व्यक्ति हो सकता है, हिमांशी बच्चे के मम्मी पापा, टीचर हो सकता है। प्लेस क्या है? जहां वो रहता है वो प्लेस है। ठीक है, थिंग क्या है? जिस टेबल पे वो बैठा हुआ है वो थिंग है। तो आपने कॉम्प्रिहेंड कर लिया, आपने समझ लिया, आपको अब बोध हो गया उस बारे में, तो ये कॉम्प्रिहेंशन कहलाएगा। सबसे आसान तरीका इसको समझने का ये एग्जाम्पल है। क्लियर है बात? ठीक भाई, जब आपने किसी चीज को समझ लिया, जो वो जो डेफिनेशन है, जब आपको वो समझ में आ गई, उसका मतलब समझ में आ गया, सिर्फ रटा नहीं हुआ आपने, तो ये सिंपल सा कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग में चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्री ऑपरेशनल है तो प्री ऑपरेशनल का मतलब है पूर्व संक्रियात्मक, लॉजिक आने से पहले की स्टेज को प्री ऑपरेशनल कहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन का मतलब है लॉजिक से। तो वो आपको समझ में आ गया कि प्री ऑपरेशनल को प्री ऑपरेशनल कहते क्यों है, उसका मतलब क्या है। ठीक है जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चले। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी कुछ वर्ड्स शामिल हैं, अंडरस्टैंड या कॉम्प्रिहेंशन में कुछ वर्ड शामिल हैं जिनको आप लिख लीजिए। मैं मेन वर्ड लिख देती हूँ, बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ भी एक बार टेलीग्राम चलेगा तो मैं कोशिश करूंगी शेयर कर दूं। समराइज करना, अपने शब्दों में आप बता रहे हैं कोई बात, दैट मीन्स आपको समझ में आ गई है।
इंटरप्रेट करना, अगेन वही बात हो गई। क्लासिफाई करना, कंपेयर करना दो चीजों को, कॉन्ट्रास्ट, इन्फर मतलब अनुमान लगाना, रिलेट करना, एक्सट्रैक्ट, पैराफ्रेज अपने शब्दों में, साइट कोई एग्जाम्पल बता दिया। बेसिकली कई बार आपको ये वर्ड्स कंफ्यूज करेंगे क्योंकि एक एक वर्ड आपको दो दो कैटेगरी में मिल जाएगा, तो ये आपको अपनी समझ का प्रयोग करना है, वहां चार ऑप्शंस को देखते हुए खेल जाना है, और कुछ नहीं है इसका दूसरा इलाज। ठीक, ये नहीं होना कि यार ये समराइज तो वहां भी था और यहां भी आ गया। आपको देखना क्वेश्चन ने पूछा कैसे है, जब हम एक दिन क्वेश्चन भी कर लेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तो आपको और आसानी हो जाएगी। फिर थर्ड है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, अगर हम बात करें अनुप्रयोग की या अप्लाइंग की, वर्षा चौधरी, ठीक है, तो वर्षा अगर हम बात करें एप्लीकेशन की यानी अनुप्रयोग की, तो आपको पता है ये यूट्यूब भी एक एप्लीकेशन है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, ये वो वाला एप्लीकेशन नहीं है, खैर यहाँ एप्लीकेशन का मतलब है यूज करना, है ना, उसको अप्लाई करना जो आपने समझा, सीखा, रिसीव किया। एप्लीकेशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज लर्नड नॉलेज या लर्नड मटेरियल, जो सीखा है उसको यूज नहीं कर पाओगे तो कोई पॉइंट थोड़ी है। भाई एडिशन सीख लिया और आपको पता नहीं है एडिशन को यूज कहां करूं, ये 2 + 2 4 का मतलब क्या है, इसको कहां यूज करूं, जब आप इसको शॉप पर जाकर के यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन का, ठीक, या जब आप क्लासरूम में जो प्याजे की थ्योरी है उसका यूज कर रहे हैं, क्या है, एप्लीकेशन या अप्लाइंग हो जाएगा। जो कॉन्क्रीट सिचुएशंस हैं यानी मूर्त जो परिस्थितियां हैं या स्थितियां हैं जहां आप टच फील करके उसको यूज कर पाओ। बहुत बढ़िया आदित्य कुमार, सीटेट मैराथन का याद आ गया, बहुत बहुत ही बढ़िया। फिर क्या है, फोर्थ लेवल है, उससे पहले ये वर्ड आप याद रख सकते हो, जैसे कोई क्वेश्चन है सॉल्व कर दिया, भाई आपको फॉर्मूला बता दिया टीचर ने, अब जैसे ये वाला जो सेशन चल रहा है इसके बाद जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तो वो अप्लाइंग में जाएगा, क्योंकि आपने नॉलेज ले ली, अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब आप सॉल्व कर रहे हैं मतलब अप्लाई कर रहे हैं उस नॉलेज को जो आपने सीखा। ठीक, कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है इंटेलेक्ट या इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, बौद्धिक पक्ष आपके संज्ञान से जुड़ा हुआ है, एक तरह से कॉग्निटिव का हिस्सा है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। ठीक है, कई बार इंटेलेक्चुअल ही लिख देगा कॉग्निटिव को, प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जगह पूछ लेगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के कितने स्टेजेस हैं, तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। सॉल्व की यदि हम बात करें तो कुछ सॉल्व करना किसमें, एप्लीकेशन में ही आएगा, किसी चीज को अप्लाई करेंगे जब। चेंज करना, भाई आपने नंबर चेंज किया और क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, अप्लाई कर दिया। कंप्लीट करना, यूज करना चीजों को, स्केच करना, टीच, जैसे कि टीचर जो है वो भी एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल है, अप्लाई कर रहे हैं ना हम उस चीज को जो हमने थियोरी में पढ़ा उसको अप्लाई करने की कोशिश हो रही है। ठीक है जी। फिर है ट्रांसफर, डिस्कवर, आर्टिकुलेट, अपनी भाषा में उसको बता देना या बेहतर तरीके से सही शब्दों में यूज करना, ये सारे वर्ड हो गए। फिर है फोर्थ, एनालिसिस और एनालाइजिंग। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं एनालिसिस और एनालाइजिंग की तो इसका मतलब हुआ विश्लेषण, चीजों को टुकड़ों में तोड़ के देखना, समझना, जानना। विश्लेषण, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप किसी एग्जाम में फेल हुए, कोई सिचुएशन आपके सामने आई, अब आप उसको, जटिल समस्या है वो कि हुआ तो क्यों हुआ, उसको आप बाद में एनालाइज करो। जैसे कोई मान लीजिए कोई 9/11 अमेरिका में हुआ था या हमारे यहाँ ताज में हमला हुआ था, ठीक, वो सब क्या है, आप बाद में जो लोग हैं जो अपने आप में बुद्धिजीवी हैं या जो उस एक फोर्स से रिलेटेड हैं या सीबीआई है कुछ भी, वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे किसी भी केस को, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या पक्ष थे, कहाँ क्या, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के समझना, फेल हुआ तो क्यों हुआ, किस सब्जेक्ट में क्या कमी थी, कैसे मैं टाइम मैनेज कर सकती थी, ये सारी चीजें कहाँ हैं, एनालिसिस में या एनालाइजिंग में। ये कौन मजे ले रहा है, कह रहे हैं कि हिंदी वालों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, मैं बता तो रही हूं, ये ऐसे क्यों चाहते हो कि एक एक वर्ड लिखा ही हो, मैं बोल रही हूं उसको समझ के अपनी भाषा में लिख सकते हो अगर बात हिंदी की ही है, इमला थोड़ी चल रहा है। देखो एक बार एट दिस पॉइंट के मतलब एक एक शब्द यहां सुलेख करोगे क्या कि एक एक शब्द लिख दें, बिल्कुल मैनेज कर लिया करो यार, लैंग्वेज की क्या बात है। एट दिस पॉइंट they begin understanding the underlying structure to knowledge and also are able to distinguish between fact and opinion। क्या है, अंतर करना सीख जाएंगे, डिस्टिंग्विश करना सीख जाएंगे किस चीज के बीच में। अंतर का मतलब है ना, आपको एनालिसिस का मतलब ही आपको टुकड़ों में तोड़ के डिफरेंस समझना, तो कोई चीज फैक्ट है कि ओपिनियन है,
आजकल आप देखते हैं ना, जब भी कोई चीज है, मान लीजिए आप फेक न्यूज और जेन्युइन न्यूज को एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको पता लगता है यार कोई मान लो एक नोटिस आया DEET+B या सीटेट का ही झूठा नोटिस है कि फलाने फलानी डेट को एग्जाम है, आप देख रहे हैं यार जो ओरिजिनल होता था उसमें यहाँ पे सिग्नेचर ऐसे होते थे, ये तो देखने में ही फेक लग रहा है मुझे। आप एनालाइज कर रहे हो, उसकी भाषा को एनालाइज कर रहे हो। कई बार मैं एक बार देख रही थी, किसी ने एक मीम बनाया हुआ था कि एक मैसेज है जो आते नहीं फ्रॉड के मैसेजेस कि काइंडली सेंड अस द डिटेल्स और समथिंग, उसमें इंग्लिश ही गलत लिखी हुई है, खतरनाक तरीके से गलती है, सेकंड फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म, मतलब वो एक तरह से फ्रॉड ने भेजा है, ये आप जान पाएंगे एनालाइज करके। ठीक, आपने क्या किया, फैक्ट और ओपिनियन के बीच में अंतर करने की कोशिश की। ठीक है जी, तो फैक्ट और ओपिनियन के बीच में या डिफरेंशिएट करने की जो क्षमता है वो आपके एनालिसिस की पावर से आती है कि आप कितना टुकड़ों में तोड़ के चीजों को देख सकते हैं, उसकी बारीकियों को कितना समझते हैं। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। न्यूज में भी कई लोग करते हैं न्यूज एनालिसिस और समथिंग, चीजों को हिस्सों में तोड़ के देखना, समझना। इसमें बहुत सारे ये आ सकते हैं वर्ड, आप देख लीजिए। अगर मैं बात करूं यहां तो कॉन्ट्रास्ट, कनेक्ट, रिलेट, डिवाइस, कोरिलेट, इलस्ट्रेट इसमें भी आ गया, डिस्टिल, कॉन्क्लूड, कैटेगराइज, टेक अपार्ट यानी डिफरेंशिएट करना। ठीक, ये कुछ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को अगर आप चाहें तो और इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको और भी वर्ड्स मिल जाएंगे, बट मेनली आपको मीनिंग समझ में आ जाए और बेसिक बेसिक वर्ड्स पता हो, 2-4 वर्ड का एग्जाम्पल, तो आपका काम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए चुपचाप से। आपको PhD का स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना, आपको पेपर के हिसाब से पढ़ना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 बोल रही हूँ, ये आपका जो 5th लेवल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, नई टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, इसी को 6th कर दीजिएगा अगर पुरानी टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग पूछ ले तो। ठीक, अगर हम बात करें इवैल्यूएटिंग की यानी मूल्यांकन की यदि हम बात करें, बहुत रात हो गई लेकिन आप लोग पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, है ना। अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया वर्षा, द इवैल्यूएशन लेवल इज वेयर स्टूडेंट्स मेक जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज, आइटम्स, मटीरियल्स एंड मोर। मतलब आप ये देख रहे हैं कि किस चीज की कितनी वैल्यू है, आप इसके बारे में जजमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। जज करना चीजों को, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पेपर में लिख के आता है सीधा सीधा कि जज करना किससे संबंधित है, हम कहेंगे इवैल्यूएशन से, मूल्यांकन से। जब आप ये देख रहे हैं कि इस चीज की इतनी वैल्यू होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी जितनी हमने पे कर दी, दिस इज इवैल्यूएटिंग। यार लूट तो नहीं लिया फलाने ने, दिस इज इवैल्यूएटिंग। ठीक है सोनिया शर्मा। अगर हम बात करें इससे रिलेटेड वर्ड्स की, तो ऐसे देख सकते हैं, या जब आप खुद ही क्वेश्चन को कई बार चेक कर रहे होते हैं ना, आपने देखा होगा वो मैथ्स में स्पेशली 2-3 तरीके होते थे ना कि आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो एक तरह से, या इवेल्युएट कर सकते हो, ये सही है तो कैसे सही, आंसर आया तो कैसे आया। वो आपके जजमेंट की जब बात आती है ना, तो वो इवेल्युएशन या इवेल्युएट में आएगा। इसमें क्रिटिसाइज करना किसी चीज को, जज करना, रिफ्रेम करना, डिफेंड करना, वैल्यू, प्रायोरिटाइज, प्लान, ग्रेड, रिफ्रेम, अप्रेज, ये सारे वर्ड्स आते हैं। सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, ये लास्ट है आज के लिए, 11:30 बज गए हैं, खाना भी नहीं मिला अभी। सिंथेसिस की यदि हम बात करें, जिसको हम क्रिएटिंग कहते हैं, और ये हाईएस्ट है नई टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। पुरानी टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो आप सिंपली कहेंगे इवैल्यूएशन इज द हाईएस्ट। ठीक है सरफराज, वो पीके वाले सरफराज तो नहीं है आप। देखिए, एबिलिटी टू कंबाइन डिफरेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स टू फॉर्म अ होल। भाई आपकी क्षमता चीजों को कंबाइन करने की, अलग अलग जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो छोटे छोटे तत्व हैं, उनको एक साथ जोड़ करके कुछ नया क्रिएट करने की, कुछ नया बनाने की। जब आप कोई थियोरी सीखते हैं उस पे, या मान लीजिए कोई टीचर है जिसने अपनी समझ से एक नई किताब लिखी है ना, वो क्रिएटिंग में आएगा। अगर हम बात करें थॉमस एल्वा एडिशन शो तो भगवान जाने कब ठीक होगा, बचपन में तो खराब था नहीं, इस उम्र में खराब हुआ है बुढ़ापे में जाकर के, ये कुछ दोस्तों का असर है। खैर कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं क्रिएटिंग की, तो थॉमस एल्वा एडिसन की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, एक बल्ब को इन्वेंट किया। तो क्रिएटिंग है एक तरह से, कुछ नया क्रिएट कर दिया। आपने जो भी आज तक सीखा था उसका यूज करके कुछ नया क्रिएट कर दिया। ठीक, एक होल बना देना, एलिमेंट्स जोड़ करके एक नया होल बना देना है, एक कंप्लीट होल, एक पूर्ण बना देना। भाई जब आपने प्याजे की थ्योरी को यूज किया तो वो एप्लीकेशन है। अभी मैं प्याजे को एज इट इज आकर के समझा दूं, दिस इज एप्लीकेशन। बट जब मैं अपने एग्जांपल्स नए क्रिएट करूं, जब मैं अपने तरीके से उसको कराऊं, तो वो क्रिएटिंग हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है किसमें, क्रिएटिंग में या सिंथेसिस और
एप्लीकेशन में, इसमें कंफ्यूज होते हैं कई लोग, एप्लीकेशन और इसमें सिंथेसिस में। चलिए समझते हैं इस चीज को, क्या कहानी है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो बात अगर हम करें किसकी, क्रिएट की, तो इसमें कुछ कुछ वर्ड हैं, जैसे रोल प्ले करना, अपने डायलॉग्स मॉडिफाई करना, चीजों को डिजाइन करना, कुछ एक पैटर्न एनालाइज करके कुछ अपना नया बनाना, ठीक, पिवट करना, मॉडिफाई करना, कोलैबोरेट, इन्वेंट करना, कुछ नया लिखना, अपनी कोई पोयम लिख दिया आपने, वो भी क्या है, क्रिएटिंग में आएगी, ठीक। मॉडिफाई कर दिया, रोल प्ले, डेवलप किया किसी चीज को, फिर से लिखा अपनी तरीके से, डिजाइन किया, ये सब क्या है, या एक नए पैटर्न को फॉर्म किया, फॉर्मिंग अ न्यू पैटर्न। क्लियर है जी? कोई कह रहा है आप हिंदी में पढ़ाएंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तब इतनी बेसिक हिंदी इंग्लिश तो हमें आनी चाहिए ना, कि हम छोटी छोटी बातें तो समझ लें एटलीस्ट। इसको आप इंग्लिश कहेंगे जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। आप एटलीस्ट 5वीं तक के भी अगर टीचर बनेंगे तो आपको बेसिक भाषा दोनों ही समझ में आनी चाहिए ना। तो ऐसा अत्याचार मत करो, मैं तो समझा दूंगी प्योर हिंदी में भी, बट दोनों का ही उद्धार हो जाए, इसलिए मैं बाइलिंगुअल या इंग्लिश कह लीजिए इसको। तो हमने समझ लिया ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट में 6 लेवल्स हैं, जिनमें परिवर्तन हुआ 2001 में, और ये वाले 6 बने जो वर्ब की फॉर्म बन गई। इनको सबको हमने एक एक करके समझा। अब हम अफेक्टिव डोमेन की बात करें अगर, और साइकोमोटर डोमेन की बात करें। कॉग्निटिव को हमने समझ लिया, सीएपी कैप का सी हमने कंप्लीट समझ लिया, जिसमें ब्लूम ने, क्रैफवोल ने और एंडरसन ने काम किया था, ठीक। अगर यहाँ पे मेनली आप ब्लूम को श्रेय दे सकते हैं, बट क्रैफवोल, एंडरसन, इन सब का भी काम था। अगर हम बात करें अफेक्टिव डोमेन की तो क्रैफवोल यहां ज्यादा एक्टिव मिलेंगे। फिर है थर्ड साइकोमोटर, यानी साइकोमोटर को डेव और अनीता हैरो करके एक व्यक्ति हैं, हैरो से भी आप याद रख सकते हैं, ज्यादातर जगह आपको हैरो देखने को मिल जाएगा, उन्होंने काम किया। तो ये अलग अलग डोमेन हैं जो अलग अलग लोगों ने डेवलप किए हैं। क्लियर है बात? हाँ, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं, ये इसमें अपडेशन अभी शायद नहीं हुआ है, तो नहीं तो इसमें भी 6 लेवल होने चाहिए मेरे ख्याल में। तो वो हम क्या करेंगे, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के जो अंदर के ये सारे तत्व हैं, इनको हम जल्दी ही समझने वाले हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि किन किन लोगों ने ब्लूम टेक्सोनॉमी में भाग लिया है, कौन से लोग नहीं थे। तो आपको पता होना चाहिए, ब्लूम थे, एंडरसन थे, क्रैथवोल थे, अनीता हैरो थी, डेव थे, इसके अलावा एक और व्यक्ति है मासिया करके, वो थे। तो इन सबका आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए हमने ये सब समझ लिए हैं, इनको एक बार सेशन को रिवाइज कीजिएगा, अगर समझ में ना आया हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और इनके नोट्स बनाइए सीरियस होके, ठीक है। फालतू की जो कई लोग पॉलिटिक्स में पड़े रहते हैं कमेंट सेक्शन में, कुछ नहीं फर्क पड़ता इन बातों से, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप किसी के भक्त बन जाइए, किसी की वकालत करते रहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाके एक टीचर को बुरा कहते रहिए, दूसरे को अच्छा कहते, कुछ नहीं होने वाला इन चीज़ों से, नथिंग। आपका टाइम जा रहा है और आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आपको जवाब अपने घर वालों को देना पड़ेगा जब आप व्यर्थ कर देंगे ये समय। सब अपना करियर सेट करके बैठे हैं और आपको यूज़ किया जा रहा है अगर भड़काने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए, तो बेवकूफ़ मत बनिए, सही को सही की तरह ट्रीट कीजिए। जब पानी सर से ऊपर जाए सिर्फ तब बोलिए, बेवजह मत बोलिए, ठीक। चलिए, आज के लिए इतना ही। ये सेशन होपफुली आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो, अगर आपने लाइक अभी तक ना किया हो तो एक तो लाइक कर दीजिएगा। ये जो मेहनत है वो वसूल सी लगती है जब लाइक्स का नंबर देख के अच्छा लगता है थोड़ा सा। बाकी तो ऐसा जब 5 साल हो जाएंगे अक्टूबर में, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, बट फिर भी एक पॉजिटिविटी आती है। शेयर, कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी, इवन सीटेट से लेके नेट जेआरएफ तक भी अगर कोई कर रहा हो, तब भी ये टॉपिक उसके काम का है। देन है सब्सक्राइब। तो अगर आपको आगे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ अच्छा सीखने में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना। नोटिफिकेशन जाने में दिक्कत रहती है क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, जिनको आपने सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन किया होगा, उन्हीं की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी, ठीक।